मौका आप लोगों को बार बार सी में नहीं मिलेगा। अपने ऊपर बिलीव रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम के अंदर 70 में से 70 लेके आना है और एक छोटी सी भी चीज नहीं छोड़ूंगा जिससे आप लोग पीछे रह जाओ। 17 से लेके 21 तक जब आपका पेपर होने वाला है उस टाइम पे तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, सर कैसे हम लोग फॉर्मूला शीट बनाएं, किस तरीके से क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े। तो इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन आप सभी को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। आज मैं आप सभी को कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं जिसके द्वारा आप सभी चीजों को बहुत आसानी से कर पाए। बेटा मैं आप सभी के लिए अभी 2-3 घंटे, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे की वीडियो बना दूं, नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि 10 से 15 मिनट के अंदर सारे जो फॉर्मूले हैं उनको रिकैप कर पाए हम लोग, और इसके बाद में जब रिक्वायर्ड होगा तो 2 से 3 घंटे की वीडियो भी मैं आप सभी के लिए बना दूंगा जिसके अंदर मैं सारा का सारा जो फॉर्मूला रिवीजन है वो आपको करा दूंगा। लेकिन अब इसको आप लोगों को क्या करना है, अपने पास सेव करके रख लेना और चीजें कर लेनी है, क्योंकि यार देखो मौका आप लोगों को बार बार सी में नहीं मिलेगा। अपने ऊपर बिलीव रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम के अंदर 70 में से 70 लेके आना है और एक छोटी सी भी चीज नहीं छोड़ूंगा जिससे आप लोग पीछे रह जाओ। उसके लिए जरूरत है सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़ने की, मेरे सेशंस के अंदर रेगुलरली आने की। रोज रात को 8 बजे सेशंस हो रहे हैं तो इनको आप लोग अटेंड करिए, चीजों को सीखिए। बाकी फिर 17 से लेके 21 तक जब आपका पेपर होने वाला है उस टाइम पे तो तूफान हम लोग लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने जितने भी आप लोगों के क्लास 12th के अंदर जो फॉर्मूले हैं उन सभी को यहां पे रख लिया, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो आप लोग जानते हो कि यहां पे आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जब आप लोग यहां पे बात करते हो तो यहां पे आप लोग बोलते हो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस कब आता है, बोलो सर जब आप लोगों की बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो। नेगेटिव कब आता है, जब आप लोगों की बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। एन इज इक्वल टू आप लोग क्या लोगे, 1 2 3 4 5 लोगे, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आप सभी की हो जाती है। अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करता हूं तो बेसिकली पॉइंट चार्ज के लिए होता है, साथ ही साथ ये इनवर्स जो स्क्वायर लॉ होता है आप सभी का उसको फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि सर यहां पे 1/r² आप सभी का आता है। अगर मैं इसकी फोर्स की बात करता हूं तो F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² आप सभी का हो जाता है। जहां पे अगर आप लोग k की बात करते हो तो वो आप लोगों की होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि यहां पे फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अगर आप लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हो, या फिर मैं आप लोग यहां पे बोलूं कि अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करूं तो 8.85 इंटू 10⁻12 आप सभी का हो जाता है। अगर कोई आपको मीडियम गिवन है तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि रिलेटिव जो आप सभी की परमिटिविटी आप सभी की होती है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाती है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। और यहां पे अब आप लोग बोलोगे कि आप लोगों का जब कोई भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों ने यूज किया है तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे कि यहां पे आपका फोर्स है वो k टाइम्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में आप लोग बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लेंथ के अलोंग आप लोगों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दूसरा आप लोगों का होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप लोगों ने क्या किया, सरफेस के अलोंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। थर्ड आप लोगों का होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आप लोग बोलोगे कि आप लोगों का क्या वॉल्यूम के अलोंग आप लोगों ने किया है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूं तो फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा आप सभी का होता है। वहीं अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं तो अगर आप लोगों का एंगल 0 डिग्री है तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे E आप सभी को मिल जाएगा। अगर हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल क्या हो जाता है, बोले सर P इज इक्वल टू Q2A, यहां पे आप सभी का हो जाता है। अगर हम लोग यहां पे इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आप सभी को देखने को मिलती है। अगर आप लोगों के पास कोई भी एक चार्ज है उसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं तो वो कितनी हो जाती है, E इज इक्वल टू KQ बाई r² आप सभी का हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना चाहते हो किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी एक्सिस के ऊपर या इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, तो आप लोग बोलोगे शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, बोला सर अगर एक्सियल पॉइंट के ऊपर बोल रहे हो तो 2kp बाई r³ हो जाता है। वहीं अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हो तो kp बाई r³ हो जाता है। अगर आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो E का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का k p का वेक्टर डिवाइडेड बाई r³ आप सभी का हो जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और अगर आप लोग डाइपोल की बात करते हो, डाइपोल मूवमेंट की बात करते हो, तो दोनों की डायरेक्शन आप लोगों की क्या होती है, अलग अलग होती है। इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आप सभी को देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे डाइपोल की बात करते हैं, अगर इसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो टाउ क्या हो जाता है, पी साइन थीटा आप सभी का हो जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टाउ का वेक्टर इज इक्वल टू पी का वेक्टर इंटू ई का वेक्टर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यू इज इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा होती है। अगर स्टेबल की बात करते हैं तो थीटा 0 डिग्री पे होती है, और अनस्टेबल की बात करते हो एनर्जी की तो वो आप लोगों की क्या होती है, थीटा 180 डिग्री के ऊपर होता है। यही अगर शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगाते हो, मान लो मैंने बोला कि आपका एंगल 1 से एंगल 2 के ऊपर जा रहे हो तो उस केस के अंदर W इज इक्वल टू यू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा
थीटा 2 आप सभी का हो जाता है। अगर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप लोग बोलोगे गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो phi इज इक्वल टू समेशन ऑफ q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करता हूं तो एक होता है कि अगर आप लोगों ने यहां पे लॉन्ग इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात की है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, या आप लोग क्या करोगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r हो जाता है। अगर e और r की बात करते हो तो दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप सभी के होते हैं। यही अगर मैं बात करता हूं प्लेन शीट की वजह से तो ये हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाता है। और अगर आप लोग दो यहां पे एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा वाली दो प्लेट्स को लेते हो तो उस केस के अंदर प्लेन शीट्स को आप लोग लेते हो तो उस केस के अंदर क्या होता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 हो जाती है, बीच में आप लोगों की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। थर्ड की बात करें तो वो भी 0 हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग या थिन सेल की बात करता हूं तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे आउटसाइड कितना होता है KQ बाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर सरफेस के ऊपर बात करोगे तो KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर सरफेस के ऊपर देखोगे तो आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है। थर्ड अगर इनसाइड की बात करोगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अंदर की तरफ आप लोगों का फील्ड है वो कितना हो जाता है 0। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर मैं सॉलिड नॉट कंडक्टिंग की बात करता हूं तो आउटसाइड कितना होता है, आउटसाइड सरफेस की बात करते हो तो ई नॉट इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर है। अगर ऑन द सरफेस की बात करते हो तो KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इनसाइड जाओगे तो आपको पता है कि अब इनसाइड तो चार्ज है क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप लोग देख रहे हो तो ई क्या हो जाएगा KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाई आर क्यूब है, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड, बाहर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये चैप्टर 1 के आपके सारे फॉर्मूले हो गए। इसके अंदर चैप्टर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आप सभी का हो जाता है। यही अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो v इज इक्वल टू KQ बाई आर आप सभी का हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करते हो तो जर्नल पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। और अगर एक्सियल पॉइंट के ऊपर बात करते हो तो KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हो तो थीटा क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है तो v कितना हो जाएगा 0 आप सभी का हो जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो दो कंडीशंस होती है, एक होता है सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, एक होता है सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की बात करोगे तो u इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r है। q1 q2 को आप लोगों को विद साइन कंसीडर करना है। वहीं अगर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की बात करते हैं तो u इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r12 हो जाएगा, प्लस में k q1 q2 q3 r13 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा अगर यहां पे आप लोग यहां पे बोलोगे तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा k q2 q3 डिवाइडेड बाई r23 आप सभी का हो जाएगा। ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल की तो u इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस पीई कॉस थीटा है, अभी मैंने आप सभी को बताया तो थोड़ी देर पहले ही। और शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर कैपेसिटर की बात करोगे इससे पहले हम लोग रिलेशनशिप देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, तो इसके अंदर आप लोग बोलोगे E इक्वल टू माइनस का dv बाई dr आप सभी का होता है। और अगर हम लोग अगर इसको बोले कि कोई आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो E इक्वल टू माइनस का dv बाई dx आई कैप होगा, dv बाई dy होगा, j कैप होगा, प्लस में dv बाई dz होगा, k कैप होगा। वहीं अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो चार्ज कितना हो जाता है q बराबर cv होता है, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू q बाई v है कि यार इसकी एबिलिटी कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है। वहीं अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो सीरीज के अंदर 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हुआ। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो c1 प्लस c2 प्लस c3 आप सभी का हो जाता है। अगर मैं यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में आप लोगों की दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है पार्शियली फिल, एक होती है फुल्ली फिल। पार्शियली फिल की बात करते हैं तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t 1 माइनस 1/k आप सभी का हो जाता है। अगर कंप्लीटली फिल की बात करता हूं तो d बराबर t आप सभी का हो जाता है और c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a और d माइनस डी प्लस में d बाई के हो जाएगा तो k ऊपर चला जाएगा तो k एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d आप सभी का हो जाएगा। अगर मेटल को इंट्रोड्यूस कर देते हो तो इसके लिए k की वैल्यू क्या हो जाती है इनफाइनाइट हो जाएगी, तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे 1/k इज इक्वल टू कितना हो जाता है 0। तो यहां पे आप लोग बोलोगे c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस t आप सभी का हो जाएगा। एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो हाफ cv स्क्वायर आप सभी की हो जाती है। इसके अलग अलग केसेस लोगे तो इसको अपन लोग हाफ qv लिख सकते हो या हाफ q स्क्वायर डिवाइडेड बाई cv लिख सकते हो। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और e का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। तो दो चैप्टर आप सभी के कंप्लीट हुए। अगर थर्ड चैप्टर की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो तो आप लोग बोलोगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात है तो I इज इक्वल टू Q बाई T आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T आप लोग लिखोगे। अगर इसकी बात करोगे तो दो आपके पास फॉर्मूला होता है, एक होता है एवरेज करंट, दूसरा क्या हो जाता है इंस्टेनियस करंट। अगर एवरेज करंट की बात करोगे तो I एवरेज इज इक्वल टू डेल Q बाई डेल T आप सभी का हो जाएगा। वहीं अगर मैं इंस्टेनियस करंट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर देखता हूं तो वो कितना हो जाता है बस सर I इंस्टेनियस इज इक्वल टू dq बाई dt आप सभी का हो जाता है। यहां पे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आजकल एक सवाल और आ रहा है कि चार्ज आप लोगों से पूछ ले जाता है तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 होगा I dt आप सभी का हो जाता है।
जाता है। वहीं अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूं तो वो कितनी होती है, बोला सर ये होती है I/A आप सभी का हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोला सर कोई भी अगर कंडक्टर लेते हैं तो उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमारे इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से जाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, VD इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई टाउ। अगर आप मोड लेते हो तो मोबिलिटी क्या हो जाती है, म्यू इज इक्वल टू VD बाई E हो जाएगा। और रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NEA। VD आप सभी का है तो I इज इक्वल टू आप लोग क्या कर सकते हो, VD को लिख सकते हो। अगर मोबिलिटी की फॉर्म में तो म्यू E की फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हो। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR होता है। और यहीं से R की बात करो तो रो L अपॉन A आप सभी का हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोला P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम है। तो यहाँ पे बोलोगे P इज इक्वल टू VI I स्क्वायर R लिखोगे, या फिर आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई R लिख सकते हो। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर मेटल्स के केस में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में। ठीक है बेटा, तो उसको क्या लिखोगे, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी है। अल्फा की बात करोगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है मेटल्स के केस में, ये आप लोगों का क्या होता है, जल्दी से बताओ। ब्रो सर देखो R2 अगर पॉजिटिव होगा तो R2 माइनस R1 करते हैं, R2 की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ। वहीं अगर रो की फॉर्म में लिखते हो तो रो2 इज इक्वल टू रो1 प्लस अल्फा डेल टी हो जाएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू V प्लस IR आप सभी का हो जाता है। V क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, E का मतलब EMF होता है, स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी का। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हो तो सीरीज के अंदर I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR हो जाता है। पैरेलल की बात करते हो तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस कैपिटल R यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r डिवाइडेड बाई M आप सभी का। M का मतलब है नंबर ऑफ कितने आप लोगों ने वहां पे सेल्स लगा रखे। तो अगर आप लोग क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का कुछ ना कुछ होता ही है, और मिक्स करते हो तो NME डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है RM प्लस में क्या हो जाता है NR आप सभी का हो जाता है। अगर मैं यहीं पे आगे बढ़ता हूं तो आप सभी देखोगे कि अगर टू डिफरेंट सेल्स अगर आप लोगों ने लगाया तो नेट निकालोगे तो ये हो जाएगा E1R2 प्लस में E2R1 हो जाएगा। R1 प्लस R2 आप सभी का यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 है। क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट सेल्स को आप लोगों ने क्या कर रखा है, पैरेलल को आप लोगों ने लगा रखा है। क्या लगा रखा है बेटा, पैरेलल के अंदर इसको आप लोगों ने लगा रखा है। ठीक है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S आप सभी का हो जाता है अगर बैलेंसिंग कंडीशन की बात करते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 ये कहता है कि यार बायो-सावर्ट लॉ है। ये क्या कहता है कि बोलो सर आपको पता है, देखो ऑरोस्ट्रोट ने आप सभी को किसके बारे में बताया था, ऑरोस्ट्रोट ने आप सभी को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं बायो-सावर्ट जी का तो उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना होता है उसके बारे में बताया था। तो वो कितना था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप की बात करते हो तो ये हो जाता है B एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। अगर मैं इसके सेंटर के ऊपर बात करूंगा तो X कितना हो जाता है 0, तो उस वजह से बोलोगे कि भैया BC इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R है। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आपका 1 है तो BC कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की बात करता हूं तो B इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R sin phi1 प्लस sin phi2 आप सभी का है। अब यहां पे अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग दोगे तो phi1 और phi2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अगर बोलोगे कि एक एंड छोटा है दूसरा लॉन्ग है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, phi की 0, और दूसरा जो phi2 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सॉल्व करते हो। अगर मैं बोलता हूं यहीं पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड की बात करते हो तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, और किसी एंड के ऊपर निकालोगे तो हाफ हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा जी। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं मूविंग चार्ज के ऊपर तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB sin थीटा आप सभी का हो जाता है। अगर लॉरेंस फोर्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एडिशन होता है, तो इसलिए बोलोगे F इज इक्वल टू QE प्लस QVB sin थीटा आप सभी का होता है। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि उसकी रेडियस कितनी होती है, अंडर रूट का 2MEK डिवाइडेड बाई QB हो जाती है। वहीं अगर R की बात करते हो तो MV बाई QB भी हो जाएगी। और यहाँ पे टाइम की बात करते हो तो 2πr डिवाइडेड बाई उसकी वेलोसिटी आ जाती है। तो ये कितना हो जाता है, बोलो सर 2πr डिवाइडेड बाई V हो गया। तो टाइम की बात करोगे तो 2πm डिवाइडेड बाई QB आप सभी का हो जाता है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो 1/T होता है, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट उल्टा आप सभी को देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग यहीं पे देखते हैं तो आप बोलोगे कि हेलिकल पाथ, यानी कि सर अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है वो किसी एंगल के ऊपर मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर वो पाथ जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। और यहां पे जो ये इनके बीच की दूरी होती है दो के, उसको बोलते हैं पिच। तो पिच कितनी आ जाती है, बोलो सर ये होता है V cos थीटा इनटू में टाइम, यानी कि 2πm डिवाइडेड बाई QB। वहीं अगर मैं रेडियस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप लोग लेते हो तो R इज इक्वल टू MV बाई QB आप सभी का हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से कितना होता है तो ILB sin थीटा आप सभी
सभी को देखने को मिलता है। अगर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करते हो तो उसके बीच में लगने वाला, पैरेलल है तो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन। अगर आप बोलोगे कि भैया दोनों एंटी पैरेलल है तो आपका कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू में L डिवाइडेड बाई R। आपसे पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिए, तो इसको L को इसके नीचे ले जाइएगा। तो यहां पे आप बोलोगे टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, प्लस आर टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, यू इज इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस थीटा हो जाती है। वहीं अगर मैं गिल्वेनोमीटर की बात करता हूं तो के थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मतलब ये स्प्रिंग का किसके बराबर होता है, जो कॉइल है उसके बराबर। तो के थीटा इज इक्वल टू एन आई बी ए होता है। थीटा की बात करोगे तो ये क्या हो जाता है, एन आई बी ए डिवाइडेड बाई के। तो यार डिफ्लेक्शन एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर करंट सेंसिटिविटी की बात करते हो तो थीटा बाई आई, यानी कि इसके नीचे ले जाते हो तो उस केस में उसको क्या बोल देते हो, करंट सेंसिटिविटी है, तो वो क्या हो जाएगा एन बी ए डिवाइडेड बाई के आप सभी का। अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई वी है, एन बी ए डिवाइडेड बाई के आर जी आप सभी इसको बोल देते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्जन करने के लिए, तो आप लोग बोलोगे पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। क्योंकि आप बोलोगे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की बात करोगे तो पैरेलल के अंदर सेम रहता है, इस वजह से। अगर सीरीज की बात करते हो तो वी इज इक्वल टू आई जी आर प्लस आर जी हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, वी बाई आई जी माइनस आर जी। आर जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, जो सीरीज रेजिस्टेंस में आप लोगों ने लगाया उसकी वैल्यू की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर पांचवें चैप्टर की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। छठे चैप्टर में अगर हम लोग आते हैं तो आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, बोले सर फैराडेज लॉ की बात करते हैं तो ई इज इक्वल टू, यानी कि आप बोलोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है, माइनस का डेल फाइव बी बाई डेल टी आप सभी का हो जाता है। आई की बात करोगे तो ई बाई आर हो जाता है। और वहीं चार्ज की बात करोगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल टी का मतलब है एक स्मॉल की वजह से, स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर, तो आप बोलोगे ये सारा कट जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस का एन बाई आर डेल फाइव बाई आपका हो जाता है। वहीं अगर मैं मोशनल ईएमएफ की बात करता हूं तो ई इज इक्वल टू बीएलवी आप सभी का है, यानी कि अगर कोई भी मूविंग कंडक्टिंग रॉड है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। कंडक्टर जो है, कंडक्टिंग रॉड है वो मूव कर रही है, तो उस केस में फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर होता है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो आप बोलोगे कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी कि जितना करंट होगा उतना चेंज इन फ्लक्स होगा। तो ये फाई इज इक्वल टू एल आई हो जाता है, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू माइनस का एल डेल आई बाई डेल टी आप सभी का हो जाता है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई भी सॉलिनॉइड है, उसका मैं बोलूं कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता हूं तो E इज इक्वल टू माइनस का एम डेल आई बाई डेल टी आप सभी का हो जाता है। तो इसका मतलब इसको डेल आई बाई डेल टी भी लिख लो, डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बोलता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड की बात करते हो तो M इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल आप सभी का हो जाता है। ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू सोलिनॉइड की बात करता हूं तो अगर मैं सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता हूं, अगर दो सोलिनॉइड आप सभी को, दो सेल्फ इंडक्टेंस आप सभी को दे रखे हो, क्या दे रखे हैं, दो सेल्फ इंडक्टेंस दे रखे हो, तो m इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर L1 L2 होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हो, एनर्जी स्टोर कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हो तो यूबी इज इक्वल टू 1/2 बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है। अगर जनरेटर की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ई नॉट की वैल्यू होती है एन ए बी। अब देखो यहां पे क्या, एन ए बी ओमेगा आप सभी का हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं 7th चैप्टर की बात करता हूं तो आपके सामने है 7th चैप्टर क्या कहता है, बोलो सर आरएमएस वैल्यू की बात करते हो तो वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाई अंडर रूट 2 है। आई आरएमएस की बात करते हो तो आई नॉट बाई अंडर रूट 2 है। अगर कंप्लीट साइकिल की बात करते हो तो एवरेज और वोल्टेज जो आपका वी होता है एवरेज 0 हो जाएगा। अगर हाफ साइकिल की बात करते हो तो 2 वी नॉट बाई पाई होगा, और इसकी बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई आप सभी का होता है। इसके अलावा अगर मैं फेस डिफरेंस की बात करता हूं तो आप बोलोगे वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट के साथ अगर प्लस माइनस में फाई लिखा हुआ है तो उस केस में बोलोगे या तो करंट पीछे होगा या करंट लीड करेगा। ठीक है बेटा। और अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो दोनों सेम फेज में होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, आपका वोल्टेज क्या करता है, आगे होता है करंट से। ठीक है बेटा। वहीं अगर मैं बात करता हूं इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो इसको आपको पता नहीं चाहिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। वहीं अगर प्योर कैपेसिटिव की बात करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, बोला सर आप बोलोगे कि हमारा वोल्टेज क्या होता है, पीछे होता है, करंट आगे होता है, और आप लोग बोलोगे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बाई बाई 2 हो जाएगा। प्लस बाई बाई 2 का मतलब क्या है कि हमारा करंट आगे चल रहा है। इसके अलावा आरएलसी सर्किट की बात करते हैं तो इसके अंदर नेट निकालने का तरीका क्या होता है, बोला सर अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। अगर मैं आई कॉमन ले लेता हूं तो वी बाई आई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अगर
अगर मैं बोलता हूं रेजोनेंस की कंडीशन है तो उसके केस में क्या हो जाता है, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, बोलो सर 1/2 अंडर रूट एलसी आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं tan फाई यानी कि फेज डिफरेंस की बात करता हूं तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, और कॉस फाई की बात करते हैं तो आर बाई जेड आप सभी का हो जाता है। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, और ये आप लोगों का अगर घर की बात करते हैं तो उस केस के अंदर 0.7 से लेकर 0.95 या 98 तक ये वेरी करता है, ये आप लोगों का। ठीक है बेटा, क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाता है, 1/r अंडर रूट का एलसी आप सभी का हो जाता है। इसके बाद में अगर मैं यहां पे बोलता हूं ट्रांसफार्मर, तो आइडियल केस के अंदर v बाई v2 हो जाएगा, v1 बाई v2 हो जाएगा, n1 बाई n2 हो जाएगा, i2 बाई i1 हो जाएगा। और इफिशियंसी की बात करते हो तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर इनटू 100% आप सभी का हो जाता है, याद रखिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, बोलो सर जस्ट इसका अपोजिट होता है k के साथ, ये आपको याद रख लेना है। इसके अंदर अगर मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूं तो गिने चुने फॉर्मूले क्या होता है, बोलो सर E बाई बी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू ई आरएमएस बाई बी आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है सी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करता हूं तो आईडी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट है d5 e बाई dt आप सभी का है। अगर मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर है, आरएमएस के फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा। अगर यूबी की बात करते हो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालते हो तो उस केस के अंदर 1/4 बी नॉट का स्क्वायर म्यू नॉट आप सभी का हो जाएगा, तो 1/2 बी स्क्वायर आरएमएस डिवाइडेड बाय म्यू नॉट हो जाएगा। अगर मैं म्यू ई टोटल की बात करता हूं तो दोनों को जब जोड़ते हो तो ये आप लोगों का आ जाती है, तो दोनों को आप लोगों को ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि P जो होता है ना यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U बाई सी हो जाएगा। I की इंटेंसिटी की बात करोगे तो एनर्जी डिवाइडेड बाय A इंटू टी आप सभी का होता है। तो ये आप लोगों का क्या है, चैप्टर नंबर 8 तक हो गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी गिने चुने फॉर्मूले जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं डेविएशन की बात करता हूं तो 180 डिग्री माइनस 2i आप लोग लिखते हो कि भैया कितना डेविएशन हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी है। इसके अलावा आप लोग बोलोगे कि भैया मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। अगर कॉनकेव का केस ले रहे हो तो उस केस में ये सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, लेकिन एक कंडीशन है, जब आप लोगों का ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है तो उस केस के अंदर आप लोगों का वी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, यू नेगेटिव होता है, बाकी सब आप लोगों का पॉजिटिव होता है। इसके अलावा स्नेल्स लॉ की बात करते हो तो साइन आई बाई साइन आर है इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन आप सभी का हो जाता है। अगर रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की बात करते हो तो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ आप सभी का होता है। अगर मैं कोई स्फेरिकल सरफेस लेता हूं तो उसके लिए क्या हो जाता है, म्यू टू बाई वी है माइनस म्यू वन बाई यू है इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर आप सभी का हो जाता है। इसके अलावा लेंस मेकर्स फॉर्मूले की बात करते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पे आपके चार केसेस बनते हैं, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव। तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को इसको सेट करना होता है। अगर मैं इसको लिक्विड के अंदर इमर्ज आउट कर दूंगा तो 1/f लिक्विड इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू लिक्विड माइनस 1 है, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अगर पावर की बात करता हूं तो पावर इज इक्वल टू 1/f आप सभी का हो जाता है, और f को मीटर के अंदर निकालना है। ठीक है बेटा, इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। अगर लेंस फॉर्मूले की बात करता हूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आप सभी का हो जाता है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्रिज्म की, तो प्रिज्म के अंदर क्या हो जाता है, बोला सर u इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2 आप सभी का हो जाता है, और यहां पे क्या हो जाएगा नीचे डेल साइन ए बाई 2 आप सभी का है। अगर मैं बात करता हूं डेल मिनिमम, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई हो जाता है। तो इन दोनों को जब आप लोग सॉल्व करते हो, अगर स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं, बहुत छोटा एंगल है उस केस की बात करोगे तो यहां पे बोलोगे म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, और ए बाई 2 है। अब यहां पे लिखोगे साइन की जगह हट जाएगा, ए बाई 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ए आप सभी का हो जाता है। अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करता हूं तो एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई होता है। डी की बात करते हो तो ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट विजन आप सभी के यानी कि 25 सेंटीमीटर आप सभी का होता है। अगर ऑब्जेक्ट आप लोगों का कहां है बेटा, आप बोलते हो डी के जो इमेज आप लोगों की बन रही है डी के ऊपर बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, तो एम इज इक्वल टू डी बाई एफ ई आप सभी का हो जाता है। इसके अलावा दो केसेस और हैं। अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करता हूं तो एम इज इक्वल टू एम नॉट एम ई हो जाएगा। आप बोलोगे कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप लोगों का इमेज कहां बन रही है बेटा, डी के ऊपर बन रही है, तो इस केस में आप लोग बोलोगे माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाता है, और इसके अंदर अगर आप लोग इसको पुट कर दे तो ये वैल्यू हुई। दूसरी क्या होती है, अगर इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो एम इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट इंटू में डी बाई एफ ई होता है। अब एक चीज याद रख लेना हमेशा कि आपको माइनस साइन तब लेना है जब वो नेचर की बात करें, अदरवाइज आप लोगों को माइनस साइन है उसको कंसीडर नहीं करना है। समझ में आ गया बेटा? तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ट्यूब लेंथ की रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो माइनस का एल अपॉन में एफ नॉट इंटू में डी अपॉन में एफ ई आप सभी का हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप लोग टेलीस्कोप की बात करते हो तो अगर डी के ऊपर बन रही है तो माइनस का एफ नॉट अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी आप सभी का हो जाएगा। वहीं अगर मैं वी की बात कर रहा हूं इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो
टाइम इज इक्वल टू माइनस का एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई आप सभी का हो जाता है। ठीक है बेटा जी। इसके अलावा मैं अगर आगे जाता हूं तो चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। इसके अंदर आप लोग बोलोगे वेव ऑप्टिक्स है, तो अगर पाथ डिफरेंस की बात करते हो तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस हुआ। अगर मैं नेट एम्पलीट्यूड की बात करता हूं तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई है। अगर cos फाई की वैल्यू 1 आ रही है तो उस केस में वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। किस पे आता है, 0 हुआ, 2 पाई हुआ, 4 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल आप सभी का हुआ। अगर ऑड मल्टीपल आएगा तो उसका डिस्ट्रक्टिव होगा, -1 होगा। और इसको सॉल्व आप लोग करते हो। इंटेंसिटी की बात करते हो तो आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 cos फाई हुआ। और वहीं अगर मैक्सिमम की बात करते हो थीटा 0 डिग्री लोगे तो उस केस में अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि कंस्ट्रक्टिव का केस है। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव का केस है, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर फ्रिंज विड्थ की बात करते हो तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आप सभी का हो जाता है। एंगुलर विड्थ की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा तो लैम्डा बाई डी हो जाएगा। अगर nth ब्राइट की बात करते हो कंस्ट्रक्टिव के लिए तो xn इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो गया। nth डार्क की बात करोगे तो ये हो जाएगा xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं डिफ्रेक्शन की बात करता हूं तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो गया। एंगुलर विड्थ की बात करोगे तो 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स इसका हो जाएगा तो 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा की बात करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अगर मैं मेलस लॉ की बात करता हूं, कई बार पूछ लेता है, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत करनी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी का हो जाता है। अगर मैं आगे जाता हूं तो आगे आप सभी जानते हो यहां पे क्या दे रखा है, बोले सर चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू एच एफ है। H का मतलब क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, F का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप बोलोगे एनर्जी इंटू डायरेक्टली क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पावर की बात करते हो तो P इज इक्वल टू एन एच एफ डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। एनर्जी क्या है, n फोटोन्स के लिए है। अगर मैं यहाँ पे n बाई टी निकालता हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स बाई पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई एच एफ आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिटी की तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई A इंटू टी है। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे तो आप बोलोगे कि अगर मैं सोर्स को फिक्स कर देता हूं, क्या करता हूं, सोर्स को अगर मैं फिक्स कर देता हूं तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, N के, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स के। जितना नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट आप सभी का होगा। ठीक है बेटा। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E माइनस वर्क फंक्शन होता है, और इसको लिख सकते हो HF माइनस HF नॉट, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू आपकी वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा होनी चाहिए तभी वो बाहर निकलेगा। और आप बोलोगे कि जो आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डी ब्रोइज हाइपोथेसिस की, तो इसके अंदर 3 फॉर्मूले हैं, वो याद रखिएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। पी को आप एमवी भी लिख सकते हो, और वहीं एमवी को अगर लिखते हो तो अंडर रूट 2m ई के भी लिख सकते हो, और वहीं अगर इसको और थोड़ा लिखोगे तो क्यूवी भी आप लोग लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को, तो अंडर रूट 2m क्यूवी हो जाएगा। यहाँ पे बोलोगे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका वेलोसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट क्यू के। ठीक है बेटा जी। तो ये आप लोगों का होता है 11th चैप्टर। अगर 12th चैप्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी फिक्स फॉर्मूले हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग बोलोगे क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, आर नॉट, यानी कि कितना हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो यहां पे आप लोग बोलोगे अगर मैं रेडियस इन nth ऑर्बिट की बात करता हूं तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m पाई z स्क्वायर। सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाता है 0.529 इनटू में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम आप सभी का आ जाता है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2nh एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं nth ऑर्बिट के अंदर तो कितनी हो जाती है, टाइम इज इक्वल टू, अगर मैं फ्रीक्वेंसी पहले तो टाइम पीरियड निकालना, टाइम निकालना पड़ेगा, तो 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है। वहीं अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो आप लोग निकाल लोगे, रखोगे v का वैल्यू रखोगे तो v स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो ये क्या होता है 1/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है। वहीं अगर लिखोगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस का 2 टाइम्स होती है इसका काइनेटिक एनर्जी के, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जब जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी आप सभी को मिलती है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो दोनों को जोड़ोगे तो भैया प्लस का 1 है माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी
क्या हो जाएगी, अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ई टू डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आप सभी इसको निकाल लेते हो। तो ये आप लोगों का क्या होता है 12th चैप्टर हुआ। अगर मैं 13th चैप्टर की बात करता हूं तो इतने से है, जैसे आप लोग रेडियस निकालते हो तो r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है, ठीक है। यहां पे अगर आप लोग देखते हो तो आप बोलोगे आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.2 FM हो जाती है, ठीक है बेटा। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हो तो कभी भी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाती है 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट का क्यूब आप सभी का हो जाता है। वहीं अगर मास डिफेक्ट की बात करता हूं तो दो न्यूक्लियंस को जोड़ने में या उनको अलग करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहां से मिलती है, बोलो सर मास से ही मिलती है। क्यों, क्योंकि सर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb आप सभी बोल सकते हो। तो डेल m इज इक्वल टू z mp प्लस में a माइनस z है, mn माइनस m आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बोलता हूँ डेल m c स्क्वायर हो जाएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, यानी कि डेल E डिवाइडेड बाई a है, यानी कि डेल E का मतलब क्या, डेल m c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a आप सभी उसको बोल सकते हो। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल आप सभी का होता है। अगर मैं चैप्टर नंबर 14 की बात करता हूं तो इसके अंदर तीन फॉर्मूले हैं। एक होता है मास एक्शन लॉ, यानी कि NENH डिवाइड इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद आपने पी टाइप डाला, पी टाइप बोला यानी कि पेंटावलेंट इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करा या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करा, तो ऐड करने के बाद में इन दोनों में से किसी ना किसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद बोलोगे कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स की बात करते हो तो सिग्मा होता है, वो क्या हो जाएगा E अंडर रूट E मल्टीप्लाई बाई NE म्यू E प्लस NH म्यू H, यानी कि ये क्या होती है म्यू का मतलब होता है मोबिलिटी, N का मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। इसके बाद प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो NENH इज इक्वल टू Ni होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू ENI म्यू E प्लस म्यू H आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर से उनके फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया। अब आपको पता है कि रोज मेरी क्लास आप लोगों के लिए चल रही है। वहीं मैं अगर बात करूं तो देखो आपको पता होना चाहिए आप लोगों का पेपर है 17 तारीख को, 17 से लेकर 21 तारीख आप लोगों का बिल्कुल दही चीनी के साथ आप लोगों को पेपर के लिए भेजूंगा, तगड़े लेवल पर तैयार कर दूंगा। यहाँ पे आप लोगों की मैराथन्स हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, सारी चीजें हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं तगड़े लेवल पर। ये मान लो पेपर लीक होने वाला है, ये मान के चलो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक चीज आपको मिलेगी, मैं एक गारंटी देता हूं आप सभी को, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है बेटा जी। तो समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@247.com पे मेल कर दीजिएगा। बेटा थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि आप लोगों को आदत है 2x पे देखने की, तो पहले ही मैंने 2x पे रखा है जिससे आप लोग इजीली इसको कर लें। अब एक चीज मैं बोलूंगा, देखो आप लोगों को पेपर बहुत अच्छे से करना है बेटा जी, क्योंकि आप जानते हो कि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं इतनी चीजें करा रहा हूं आपको जिससे आप एग्जाम के अंदर कर लो। चाहे कुछ भी हो यार, डरने की बात नहीं, खुद पे बिलीव रखो, अपने भाई पे बिलीव रखो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हर एक वो चीज करता है जो आपके लिए जरूरी है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो जरूरी है बस थोड़ा विश्वास रखो, अपने ऊपर काम करो, और जितनी चीजें मैंने आपको कराई है वो सारी चीजें कर लो। अगर डिटेल में इन फॉर्मूलाज को देखना है तो वीडियो मैंने 3 घंटे की भी बना रखी है। अब आपको एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने की जरूरत है तो ये मैंने 30 मिनट में भी बना दी है, जिससे आप लोग सारी चीजों को कर लें। ऐसा नहीं है कि सर आप लोग चीजों को ना कर पाए। मैराथन्स ऑलरेडी ले रखी है 18 घंटे की, अगर आप लोग चीजों को बहुत डिटेल में देखना चाहते हो और चाहते हो रिवीजन टाइप में तो 4 घंटे में भी मिल जाएगा। तो हर चीज मैंने इस चैनल के ऊपर करा रखी है और आगे आपको हर एक चीज कराने वाला हूं, हर एक जो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा ना वो मैं करने वाला हूं। तो चैनल को फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना कैसा लगा ये वीडियो, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी।